मसला कहीं ना कहीं था, वो मसला आइडेंटिफाई करें कि वो मसला था कहाँ, जिसकी वजह से हम लोग बाकी दुनिया से हॉकी में भी पीछे रह गए। प्रोफेशनल पढ़े लिखे और अच्छे विजन और फिक्र की सोच वाले लोग आने चाहिए हॉकी फेडरेशन में। 3 ओलंपिक्स ऐसे हो गए हैं, अगर हम रियो से देखें, रियो फिर टोक्यो फिर ये पेरिस, हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब आप लोग खेलते थे तो तब भी तो फंड्स का इतना मसला ही रहता था, लेकिन आप लोग तो फिर भी सर्वाइव करते थे। तो आज क्यों ये फंड्स का हर जगह मसला बन गया? आजकल का जो जेनजी है ना, पहले फाइनेंशियल एडवांटेजेस को देखते हैं, बेनिफिट्स को देखते हैं, फिर दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। प्लेयर्स के साथ जो आपका एटीट्यूड था, जो आप रिसेंट पास में जो कुछ जिस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था। ज़ाती मफादात की खातिर जो है इस किस्म के जो ओछे हथकंडे मैं कहूँगा, या नेगेटिव जो अप्रोच है उसके साथ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। प्लेयर्स इस्तेमाल हुए हैं, हो जाते हैं। अच्छा, कोई बड़ी बात ये अभी नहीं। रिसेंट पास हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ डॉट्स ऐसे हैं अगर जिनको अगर हम कनेक्ट करें तो ये ऐसे शवाहद भी मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं शाहनवाज़ खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो कौमी खेल है उसका नाम है हॉकी, और हम लोग काफ़ी अरसे से हॉकी की गेम में स्ट्रगल कर रहे हैं। हॉकी ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। अगर ओलंपिक्स की बात करें, अगर वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें, कोई ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें पाकिस्तान ने वो जो तमगा है वो अपने नाम न किया, वो फ़तह अपने नाम न की हो। हर टाइटल पाकिस्तान ने अपने नाम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा कुछ वक्त आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि हर जगह पे हमारी हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया, अब वो हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह है? तो मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है ओलंपियन और बड़े ही बेहतरीन जो फील्ड हॉकी प्लेयर थे ताहिर ज़मान को। ताहिर भाई से जानते हैं कि ये हॉकी का ज़वाल कब शुरू हो गया। आप लोग जब से गए हमें वो हॉकी नज़र नहीं आई, वो खेल नज़र नहीं आया, और हम हर वक्त स्पेशली जो है ना हॉकी में स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं और रोज़ मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़ी मुश्किल से मैंने आपका वैसे नंबर निकाला, मैंने आपको जो है ना कॉन्टेक्ट किया। अच्छा ताहिर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा ताहिर भाई, सबसे पहले आज हॉकी का ज़ाहिर है एक ऐसी गेम है कि कोई भी बंदा जब खेलता है तो हमारे वहाँ पे 2 ही गेमें होती थी, या हॉकी या क्रिकेट। तो आपने हॉकी को क्यों चूज़ किया? क्योंकि क्रिकेट में तो बहुत बड़े बड़े स्टार थे, हॉकी में भी बड़े स्टार थे, लेकिन वाई हॉकी? प्रैक्टिकली देखें तो शायद हॉकी ने मुझे चूज़ कर लिया, मैंने हॉकी को चूज़ नहीं किया। अच्छा। जी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक लायक बच्चा था पढ़ाई के लिहाज से स्कूल में। हमारे एमसीआई स्कूल गोजरा में, बेसिकली आपको पता मेरा जी ताल्लुक जी जी, गोजरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे इंटर क्लास टूर्नामेंट हुआ करते थे। जी सो बिल्कुल हमारी होते। क्लास का मैच आ गया और लड़के पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो जो क्लास का कैप्टन था इरफान सीनियर, उसने पूछा कौन कौन खेलेगा। तो मैंने भी ऐसे ही, आप खेलोगे? मैंने कहा चलो मैं भी खेल लेता हूँ, हॉकी देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हॉकी हमारे स्कूल का एक खासा थी। हमारा स्कूल जो हॉकी में गोजरा है, की आइडेंटिटी थी जी जी, बेसिकली। गोजरा की आइडेंटिटी, खास तौर पे एमसीआई स्कूल गोजरा की जी जी जिसकी जी मैं जी। बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वहाँ से नंबर्स जो अगर हम गिनना शुरू करें ना, तो वो लातादाद हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स उस स्कूल से हुए हैं। सही। उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि हॉकी देखते थे, मैचेस देखते थे, आइडिया था थोड़ा, कभी कभी हॉकी पकड़ के ऐसे हिट शिट भी मार लेते थे। बस उस क्लास के मैच को खेलना था, और कुछ ऐसा सिलसिला बना कि जब वो मैच देखा, हमारे उस्ताद असलम रोड़ा मरहूम, अच्छा। वो मेरे उस्ताद थे गोजरा से, और हमारे पीटीआई थे यकूब साहब और इस्लाम साहब, उन्होंने जब देखा उन्होंने मुझे कहा यार तुम हॉकी खेला करो, तुम्हारा बड़ा एथलेटिक बॉडी है और तुम हॉकी अच्छी खेल सकते हो। तो मैंने फिर उसमें प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी, फिर बहुत जल्दी स्कूल का कैप्टन बन गया, और फिर अंडर 14 एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की स्कीम हुआ करती थी। एजुकेशन बोर्ड होता था गालबन। जी जी, एजुकेशन बोर्ड भी होता था। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एक बड़ी टैलेंट हंट स्कॉलरशिप स्कीम थी कि अंडर 14 कैटेगरी में उन्होंने 4-5 डिसिप्लिन में डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटर प्रोविंस तक वो कंपटीशन करवाते थे। अच्छा। हॉकी थी, क्रिकेट थी, बॉक्सिंग थी, एथलेटिक्स थी, ये 4-5 मेन जो स्पोर्ट्स थी। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हो गए, सिलेक्ट हो गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के स्कॉलरशिप के लिए। सही। और उस स्कॉलरशिप की रूह से मुझे लाहौर आना था, कोचिंग सेंटर में रहना था, लाहौर ही पढ़ाई करनी थी।
वो टाइम था जब मैं अपना मैट्रिक कंप्लीट कर रहा था। मैट्रिक कंप्लीट किया तो फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन ले लिया। फिर हॉकी भी आपने गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से ही जी, खेली फिर होगी हॉकी का सिलसिला सारा लाहौर से ही शुरू, और कोचिंग सेंटर से शुरू। वहाँ पे तैयब इकराम चौधरी साहब जो इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जी 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 जी, वो मेरे कोच थे। उन्होंने माशाल्लाह। फिर आगे मेरी जो फर्दर इंडिविजुअल टेक्निकल और टैक्टिकल स्किल्स हैं और उनके ऊपर गेम काम किया। इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कोई 11-12 साल पाकिस्तान टीम अच्छा, के लिए खेला। ताहिर भाई मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है स्ट्रगल्स भी तो इंसान करता ही है, कुछ हर्डल्स आई हैं। देखें अब पाकिस्तान खेलना भी तो बहुत मुश्किल होता था उस वक्त, क्योंकि चाहे क्रिकेट होती थी चाहे वो हॉकी होती थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था जी, ऐसा ही है। इन द बिगिनिंग। कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि यार नाउ आई एम टू बी आई बिकम टू बी अ प्रोफेशनल प्लेयर? जी, जी। तो ये कब और कैसे हुआ? ये जब मैं कोचिंग सेंटर में ही था शुरू में आके, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। बोरिंग टाइम है मेरे लिए यहाँ पे। और मुझे पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। घर वालों का ख्वाब था, कह लें कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनाएं। ओके। और मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी अच्छे नंबर लिए और मैं PAF कॉलेज सरगोदा ज्वाइन करने वाला था अच्छा, जब मैं काफी। ये अंडर 14 कैटेगरी में सेलेक्ट होकर इधर आ गया। तो मैंने घर वालों को कहा मुझे आगे ले जाएं, और मेरे मामू मुझे लेने के लिए लाहौर भी आ गए प्रैक्टिकली। और मैंने जो उस्ताद मेरे तैयब इकराम साहब थे उनको नहीं बताई थी ये बात कि मुझे घर से लेने आ रहे हैं। वो जब आए तो उन्होंने पूछा हाँ जी किधर है, खैर है? और कहा जी मुंडे नू लैन आए हैं, कहना दिल नहीं लगता, मैं इतने रहना नहीं। वो मेरी तरफ देखने लगे, वो तूने मुझसे बात ही नहीं की। मैंने कहा जी बस मैं वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे मामू से बात की, फिर उन्होंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं इससे बात करूँ। और मुझे फिर उन्होंने थोड़ी सी काउंसलिंग की तैयब साहब ने कि देखो मैं तुम में एक खिलाड़ी देख रहा हूँ जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, और एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा मौका दो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। और तुम्हें अगर उस दौरान में ना लगे कि तुम कुछ कर सकते हो आगे, बन सकते हो कुछ हॉकी में, या हॉकी प्लेयर ऐसा हॉकी प्लेयर बन सकते हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, तो फिर तुम भले चले जाना। 6 महीने 8 महीने का टाइम दो मुझे। तो बहरहाल उनकी काउंसलिंग जो थी वो इस किस्म की थी कि मुझे चाहते या ना चाहते हुए उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने इतना मुझको कन्विंस कर लिया था वो दौरान गुफ्तगू कि मैंने मामू को कहा वापस जाएं, बस ठीक है मैं इधर ही रहूँगा, और मैंने हॉकी खेलनी है। और वो टाइम मुझे लगता है कि मेरा लाइफ में बड़ा टर्निंग पीरियड था, लाइफ टर्निंग पीरियड था कि मैं गोजरा नहीं गया, लाहौर रुक गया। वो 6 जो महीने का टाइम जी पीरियड, जी तो जी 6 वो महीने में आपने क्या अचीव किया? वो 6 महीने जो थे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम बनी जिसने बाहर जाना था, यूरोप टूर करना था। मैं उस टीम का कैप्टन बना, हॉलैंड और पोलैंड का टूर किया, और उसी साल मैं फिर पाकिस्तान जूनियर टीम में सेलेक्ट हो गया। 86 की बात कर रहा हूँ। और उसी साल एक कैंप के बाद मैं पाकिस्तान सीनियर टीम में 86 के एंड में सेलेक्ट हो गया। तो ये मुझे लगता है मैं बड़ी अर्ली एज में ही सीनियर से जूनियर से सीनियर टीम में सेलेक्ट हो गया। अच्छा, हालांकि कंपटीशन तो उस वक्त ताहिर भाई बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि आपने चाहे मैं क्रिकेट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हमारे हर खेल में टैलेंट बहुत ज़्यादा था, ऐसे था और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप क्रिकेट उठा लें, हॉकी उठा लें, आप स्क्वाश उठा लें, इवन दो कि आप अगर ये उठा लें स्नूकर, इसमें बड़ा कंपटीशन होता था उस वक्त। उस वक्त कंपटीशन का सही कह रहे हैं आप शाहनवाज भाई, कंपटीशन का ये आलम था कि शहबाज सीनियर जूनियर टीम का कैप्टन था, और मैं बेसिकली लेफ्ट इन खेलता था। हाँ, लेफ्ट इन खेलते और थे। लेफ्ट इन पे अगर नजर डालें तो शहबाज सीनियर बीइंग ए कैप्टन और दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी वो तो हॉकी से बॉल निकलता ही नहीं था उनके। सो मुझे फिर तैयब साहब का भी ये मशवरा था कि मैं जब भी ट्रेनिंग करवाते थे मुझे मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर खिलाते रहते थे, भले मेरी टिपिकल पोजीशन लेफ्ट इन ही थी। और ब्रिगेडियर आतिफ साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और शमी खान साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इन्होंने फिर मुझे पूछा कि यार तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम मेहनती खिलाड़ी हो, हम तुम्हें ज़ाया नहीं करना चाहते, तुम राइट इन की पोजीशन पे खेल के देखो। वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रूम था, स्पेस तो है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं थे, सो यहाँ पे कंपटीशन ही बड़ा था। सो मैंने कहा ठीक है जी मैं ट्राई करता हूँ, मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग भी करवाई गई है कि मैं मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर खेल सकता हूँ। वो फिर मैंने राइट इन की पोजीशन पे खेलना शुरू किया, तो मैं वहाँ पे एडजस्ट हो गया। लेफ्ट इन में तो जाहिर है वैसे ही आपको लेफ्ट से जब बॉल लेके आते हैं तो वैसे आपको घेरा डाल देते हैं, लेकिन वो जो आपके पास राइट हैंड की जो पोजीशन होती है, और स्पेशली जब वो सारा स्पेस होती है, तो हॉकी कोई आसान गेम तो है नहीं। जी सबसे पहले तो आपको इन पोजीशंस को जो है ना समझना है, और आपने बॉल को कैरी कैसे करना है, बड़ा मुश्किल है। ताहिर भाई, शहबाज सीनियर आपसे बड़े तगड़े प्लेयर, क्या बात है, दुनिया के बल्कि बेहतरीन लेजेंड प्लेयर हमारे वो गुजरे। समीउल्लाह की बात करें, कलीमुल्लाह की बात करें, ऐसा ही इन सारे प्लेयर्स में से आप किन से इंस्पायर थे?
बेसिकली जो हमारे सीनियर कैटेगरी में अगर मैं देखें तो जी मैं कलीमुल्लाह से बहुत इंस्पायर था, जी, जी, जी। उनका स्टाइल ऑफ प्ले। हुँ। और फिर मैं ज़ाहिर है शहबाज सीनियर जब हम लोग खेल रहे थे तो शहबाज सीनियर भी एक इंस्पिरेशन थी। हनीफ और खान, हनीफ खान, मंजूर जूनियर, मंजूर मंजूर जूनियर। स्पेशली मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छा, उन आप राइट लोगों साइड के की। सारे लेजेंड हैं, हसन भाई, हनीफ जी, जी, भाई, जी। समी भाई, सारा इस्लाह भाई। लेकिन मैं अपनी पोजीशंस पे देखता हूँ तो फिर कलीम भाई और मंजूर जूनियर साहब उनको हुँ। ज़्यादा आइडलाइज़ किया। और इन टोटल हॉकी में देखें स्टाइल ऑफ प्ले में शहबाज को काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन क्या वजह होती थी शहबाज भाई के हॉकी में जब बॉल आती थी तो मतलब इतने सिंपल और सादा वो इंसान थे, हमने तो खुद जब छोटे मैचेस देखते थे जी। तो हॉकी को बॉल लगती थी तो मतलब ऐसे लगता जैसे मकनातीस को कोई सरिया जुड़ गया है। जिस डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले, शहबाज जो है वो हाई पोजीशन पे, खड़ी खड़ी पोजीशन पे खेलता था हाँ, जहाँ हाँ, से कैरी आपको बहुत ग्राउंड अच्छी होती ज़्यादा थी नज़र उनकी। आता था। अगर हम अपने आप को देखें या हसन भाई के स्टाइल ऑफ प्ले को देखें हुँ, तो वो बड़ा बेंड करके ग्राउंड पे खेलते थे। हुँ, शहबाज खड़ी हॉकी खेलता था। हुँ। खड़ी हॉकी में जो इम्प्रोवाइजेशन है, स्पीड को पिकअप करना वो ज़्यादा आसान आपके होता है। मूवमेंट का जी। टाइम आपके पास और वो ज़्यादा जो फिर होता है। इसकी टर्निंग होती थी स्पीड में, दोज वर समथिंग वेरी वेरी स्पेशल कि आम खिलाड़ियों में नहीं होती थी। नहीं और होती। मुझे लगता है कि ये जो स्पीड अप करना, इम्प्रोवाइज करना और फिर एट द टाइम जब डिफेंडर आपको मीट अप कर रहा हो, हुँ। क्लोज डाउन कर रहा हो और वहाँ से आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर जाएं, ये एक ऐसा खासा रहा है उसके स्टाइल ऑफ प्ले का जिसने उसको दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से मुनफरद 94 का बनाया। वर्ल्ड कप भी आप खेले ताहिर भाई। जी तो 90 वर्ल्ड का 94 के जब आप लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 92 में पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुका था, 94 का आप वर्ल्ड कप जीते आप जी जी लोग। जी। तो क्या उस वक़्त आपके एहसासात थे, जज़्बात थे पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान हॉकी को लेके? किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरे थे, जिसकी आज हमें बहुत शिद्दत से कमी महसूस होती है? उसमें शाहनवाज भाई दो तीन चीज़ें बड़ी मिली जुली हैं। एक तो जब हम गए 94 वर्ल्ड कप के लिए, जी, जी। हमारे क्रिटिक्स ने यहाँ पे मीडिया में कहा कि ये टीम तो चाय का कप नहीं जीत सकती, वर्ल्ड कप क्या जीतेगी, ऐसी अच्छा। पोजीशन थी हमारी टीम की। लेकिन जब हम वर्ल्ड कप में चले गए, आपको अगर याद होगा कि पहला मैच था 23 नवंबर आई बिलीव, अर्जेंटीना से शायद, जब मेरे वाला साहब की डेथ हो गई। ओह हो! वो एक ऐसा सान्या था कि मुझे ऑफ़र की गई वापस आने के लिए हुँ, वहाँ से, लेकिन मैं वापस नहीं आया। मैं हुँ, वहाँ रहा, मैं मुल्क के लिए खेला। और मुझे लगता है कि मेरा वहाँ रुकना और टीम के लिए खेलना इसने एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाई टीम में ओवरऑल हुँ, कि हम लोगों का जो फोकस है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर वर्ल्ड कप वहाँ पे जीता। और मुश्किल मैच कौन-सा था उस पूरे 94 के वर्ल्ड कप में जब आप फ़ाते हुए थे? मुझे लगता है सेमीफाइनल ज़्यादा मुश्किल था हमारा, जर्मनी वाला जो हुँ, मैच था। और फाइनल में ऑल्दो हम गिवन टाइम में जीते नहीं हॉलैंड को, लेकिन हमने उनको आउट क्लास किया, हमसे गोल मिस हुए। हुँ। इस वजह से वो मैच पेनल्टी स्ट्रोक्स पे लग गया। एक बड़ा यादगार वाक़या है, जिस दिन हमारा अगले दिन फाइनल मैच था हॉलैंड से, जी, उस जी। रात को होटल में, हमने होटल उधर सिडनी में ठहरे हुए थे। हुँ, तो खाना खाने के बाद हम लिफ्ट में ऊपर कमरे में जा रहे थे। सेम लिफ्ट में जो हॉलैंड टीम का कैप्टन था मार्क डिलिसन, यस, यस, वो यस। और एक दो खिलाड़ी वो हमारे एक वाली वो लिफ्ट, वोलेंडर भी था। जी वो हमारी लिफ्ट में ही आ गए। अच्छा। तो चुटकुले लेना आदत होती है, ये जो यूरोपियन स्टाइल है हुँ, उनका भी, हुँ, वो बड़ा थोड़ा प्राउड सा होके कहता है, ताहिर आर यू रेडी फॉर बिग गेम टुमारो। हुँ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं काफ़ी सीरियस था। मैंने उसको कहा वी आर रेडी टू टेक द रिवेंज टुमारो। ओके। क्योंकि लास्ट जो 1990 में वर्ल्ड कप हमारा हुआ था लाहौर हुँ, में, जी, जी। हम उनसे फाइनल हारे थे। जी, बिल्कुल सो हारे थे। मैंने उसको तनाजुर में रखते हुए उसको ये जवाब दिया, वो कहता तुम बड़ा अग्रेसिव लग रहे हो। हाँ, मैं कहा यू विल सी टुमारो इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा। सो मुझे ये था कि हमने इनसे बदला लेना है, ये हमें हमारे मुल्क में, हमारे ग्राउंड में इन्होंने फाइनल हराया हुआ हुँ, था। हुँ। और कल एक मौका हमें अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है कि हम उसका बदला उनसे लें। लेवतार से, बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी टीम स्पिरिट जो थी, मंसूर भाई को याद करना इस मौके पे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हुँ, आउट क्लास किस्म की गोल कीपिंग की उन्होंने हुँ, पेनल्टी स्ट्रोक्स के हुँ। ऊपर। और एक बड़ी अच्छी, मैं कहूँगा कि टीम एफर्ट थी हमारी, जो हम ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो आप लोग गए, जी जी जी। ओलंपिक्स में भी गए। हम हमारी हॉकी का क्या बेहतरीन टाइम था कि आप लोग जब हॉकी
ग्राउंड में उतरते थे तो लोग क्रिकेट का मैच छोड़ देते थे, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट जो होती 50 ओवर की होती थी और 70 मिनट की हॉकी का पूरा जो है वो मैच होता था। तो लोग कहते हैं कि यार क्रिकेट के बाद भी देख लेंगे, पहले हॉकी देख लीजिए, जी हॉकी ऐसा ही की है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी होती है ना पब्लिक की, वो आपकी वो फतूहात के मतलब साथ होती बहुत है। ज्यादा जी हर किसी का इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता था उसमें ताहिर भाई, जब आप लोगों का मैच होता था, हॉकी चल रही होती थी, एक प्लेयर अगर एक मैच भी खेले तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती थी। आपने एक गोल कर दिया, ताहिर जमान ने गोल कर दिया, शिवाज सीनियर के उसने गोल कर दिया, मंसूर जो हमारे थे मंसूर अहमद गोलकीपर जी। गोलकीपर जो थे हमारे, वो गोल मतलब बड़े तगड़े एक एक बार डिस्कस होती थी। जी ऐसा ही है, क्योंकि उस वक्त ये भी देखें ना, फतूहात का सिलसिला था, और जो पब्लिक थी हमारी, जो आवाम होती थी, वो कनेक्ट हो जाती थी जब भी मैचेस होने। मुझे याद है कि जब हम स्कूल लेवल पे खेलनी शुरू की है तो मैचेस देखते थे, जब ये मंजूर भाई वगैरह, हनीफ भाई वगैरह, हसन भाई वगैरह खेलते थे, तो हम लोग दुआ मांगते थे कि पाकिस्तान टीम मैच जीत जाए, क्योंकि आम प्रैक्टिस होती थी कि अगले दिन स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। अच्छा। पाकिस्तान ने मैच जीता हाँ हाँ, और अगले दिन स्कूल में स्कूलों से छुट्टी छुट्टी हो हो जाती जाती थी। थी, एग्जैक्टली सो ऐसे ही है। इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती थी पब्लिक की हम्म हॉकी के साथ। मैं ये कहूँगा कि वहाँ उस दौर में देखें ना जी, आज जिसका भी आप बड़े खिलाड़ी का नाम ले लेंगे, हर कोई कस्टम में, कोई बैंक में, जैसे मैं नेशनल बैंक में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, ये मेरी जॉब हॉकी की मरहून मिन्नत है। इसी तरह कस्टम में कलेक्टर्स की पोजीशंस तब गए हैं, इस्लाम भाई, हसन भाई, हनीफ भाई, हाँ, आप नाम वसीम ले भाई लें, है समी नाम। भाई, वसीम भाई, और पीआईए में देख लें, रशीद जूनियर साहब, मंजूर हसन साहब, शहबाज सीनियर, कमर इब्राहिम, आप जिनके भी नाम ले लें, इन सबको परमानेंट जॉब जो हैं वो सारी हॉकी की वजह से ही मिली। वो एक चाम नहीं रहा। अब जब से वो परमानेंट जॉब्स का सिलसिला ख़त्म हुआ है, खेलने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि हॉकी में अट्रैक्शन नहीं रही। दूसरा, हमारी फतूहात का सिलसिला रुक गया है। कुछ रूल्स ऐसे बदले कि हॉकी की जो प्लेइंग डायनामिक्स है वो चेंज हो गए। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, क्या वजह थी कि उस दौर की अगर हॉकी की बात करते हैं, आज हमारी जो हॉकी है बहुत डिक्लाइन का शिकार है। क्या जो बेसिकली हम डिफरेंस समझते हैं, उस वक्त फाइनेंशियली सपोर्ट तो हमें ये मिलती थी कि हम जो हमारे प्लेयर्स होते थे उनको ताहिर भाई डिपार्टमेंट्स मिलते थे, उनको जी उनको फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी सिक्योर होते थे। तो क्या वजह समझते हैं कि वो डिपार्टमेंट ख़त्म होने की वजह से हमारी हॉकी डिक्लाइन का शिकार हुई? हमारी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की थी जिसकी वजह से हमारी हॉकी डिक्लाइन का शिकार हुई, या हमारे कुछ लोग जिनका राइट बनता था कि अच्छे से अपने नाम को बरकरार रखते हुए उन चीज़ों को चलाते वो ना चला सके, क्या रीजंस देखिए, बनी दो आपकी? चीज़ें जो है ना उसमें बड़ी, मुझे लगता है कि बड़ा ही वाइटल फैक्टर थे। एक तो जो परमानेंट जॉब्स डिपार्टमेंट में मिल रही थी उनका ख़त्म हो जाना, हम्म और फिर जो रूल्स बदले हैं, ऑफ साइड होता था, नो ऑफ साइड हो गया, ख़त्म हो गया। फिर आगे 96 में ये ख़त्म हुआ। फिर सेल्फ स्टार्ट आ गया आगे जाके, कि आपको किसी के साथ पास करके गेम को शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद हम्म स्टार्ट कर लेते थे। फिर ऑब्स्ट्रक्शंस ख़त्म हो गई। जब रूल्स कोई नए आते हैं या बदलते हैं, तो वो खेलने के जो तौर तरीके हैं उनको भी बदल देते हैं। और उसके लिए जो कोचिंग का एलिमेंट है, जो हम्म कोचेस का इनपुट है, वो हम्म बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करता है। हम्म हम लोगों से मुझे लगता है गलती ये हुई कि उस दौरान जब ये रूल्स बदले और गेम हॉकी खेलने के जो तौर तरीके बदले, उस वक्त हमने कोचिंग एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। हमने बजाय इसके कि कोचिंग एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते, ये जो रूल्स बदलने से नए तौर तरीके हमें ईजाद करने चाहिए थे क्रिएटिव अप्रोच के साथ, उनके ऊपर काम करते, हमने उन रूल्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि अगर गोरों ने ये बाकी अपने मुल्कों की फेवर बात कर। करते हैं ताहिर भाई, तो अगर चाहे वो नीदरलैंड है, चाहे बाकी जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, अगर हम्म, उनको देखते हैं उनकी हॉकी, उन्होंने मॉडर्न डे हॉकी में कहूँगा उनको किस तरीके से उन्होंने एक जदीद कोचिंग स्टाफ जी को, जी जदीद ऐसा जो है। जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हम्म, उनको इस्तेमाल किया, और वो सारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया जी जी और जी अपनी ऐसा ही हॉकी को इम्प्रूव किया। उन्होंने अडॉप्ट लेकिन कर वाई लिया। वाई हम लोगों ने, अब हमारी आइडेंटिटी हॉकी थी, हम क्यों उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाए? हम क्यों अपनी लेकिन हॉकी का वो मकाम जो है वो बरकरार नहीं रख पाए? हम्म, हमने क्यों अपने हाथों से ही जो है ना हॉकी का गला दबा दिया? ये मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमने जो जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी, वो ये थी कि ये जो रूल्स बदलने से जो खेलने के तौर तरीके बदले हैं, उसके ऊपर हमें फोकस होना चाहिए था। हमें इनोवेटिव अप्रोच के साथ अपनी कोचिंग एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए थी। हमने वो करने की बजाय उन रूल्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। हम फिर लग गए कि आस्ट्रोटर्फ क्योंकि गोरों ने अपनी फेवर के लिए कर लिया है, ये रूल भी गोरों ने हम्म अपनी फेवर के लिए कर लिया है। उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की, उन्होंने उनमें जिद्दत पैदा की, अपने नए फार्मूले, डिफेंडिंग स्ट्रेटजीज़ को, अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजीज़ को, अपने इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ प्ले को उन्होंने इम्प्रूव किया। और हम लोगों ने वो काम नहीं किया। हम लोग हम्म अपनी जो ट्रेडिशनल किस्म की कोचिंग थी बाय प्रैक्टिस, बहुत सालों पहलों से हम करते आ रहे थे,
हम उसी को लेकर चलते रहे, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से हम क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर। ताहिर भाई देखिए ये अल्टीमेटली इसमें तो जाहिर है अब किसी ना किसी का तो हाथ होगा, फेडरेशन ही देखिए किसी ना किसी का हाथ है। आप किस तरह, अगर मैं एक किसी भी फेडरेशन का, किसी भी एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, तो अगर मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि मैं नई चीज़ों को अडॉप्ट करूँ, ऐसा ही है। मैं फैसिलिटेट करूँ, जी जी मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ, और ताकि तो भी मेरी जो बेसिकली जिस चीज़ का मैं अहदेदार हूँ उस चीज़ को मैं बेहतर कर सकूँ। जी जी बेसिकली ये प्रॉब्लम उनकी ही डोमेन है, उन्हीं उन्हीं की जिम्मेदारी है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी हम उस ट्रैक पे, उस डायरेक्शन में नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस करें और इनके ऊपर जो है फोकस होकर काम करें। इन फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनको प्रॉपरली एजुकेट करें। हमारे अभी भी एक सिंगल एजुकेट सिस्टम कोचिंग एजुकेट स्टाइल कौन में नहीं करेगा है। ताहिर भाई, नहीं कौन नहीं, करेगा? देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अगर हम शुरू करें और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर आ जाएं, हम्म तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। ये हॉकी फेडरेशन की डोमेन में ही हम्म आता है। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है हम्म कि उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके जाना है, उन्होंने टेक्निकल ऑफिशियल्स की एजुकेशन को लेना है, उन्होंने कोचेस की एजुकेशन को देखना है। ये सारे काम उन्होंने ही करने हैं। देखिए मैं बार बार कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में कोई एक भी डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है नहीं जो है। रिकग्नाइज हो। हाँ, जैसे एनसीए बनाई हुई है इन्होंने जी क्रिकेट वालों ने, हाई हमारे परफॉर्मेंस पास सेंटर कुछ है। भी नहीं है ऐसा। हमारे पास जब तक वो सेंटर नहीं होगा कोई ऐसा कि जहाँ पे हम डिफरेंट एज कैटेगरीज के बच्चों को ला के अंडर हाईली क्वालिफाइड कोचेस उनको हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेंड तो करें, कोचेस की तो ये सैलरी गैप फिर कितनी कम होनी होगा। चाहिए? सैलरी तो होती नहीं है, मैं ये तो कहूँगा फिर कौन कि करेगा ना, मुझे ये अपने बताएं कि अगर आप तो ओलंपियन हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपके अल्लाह ने मामला ठीक चल रहे हैं आप लोगों के, लेकिन एक जो नया कोच है जो हॉकी की तरफ आ रहा बड़ी है, अशद जो जरूरत है। क्लब की तरफ से उधर जा रहा है, जो फील्ड से आ रहा है, जो पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं किया हुआ, तो उसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि प्लेयर्स पाथवे और कोचेस पाथवे, ये दोनों चीज़ें जो हैं प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। एक खेलने वाले को पता हो कि मैं खेलना शुरू करूं तो कौन सी मनाजिल तय करके मैं कहां तक पहुंच सकता हूं और मुझे ज़िंदगी में क्या कुछ मिल एक सकता अच्छी है। हॉकी की प्राइस क्या है, मुझे आप ये बताएं ताहिर भाई? आजकल तो 20-30 हज़ार रुपए की हॉकी हो गई तो है। एक 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 तो नॉर्मल 50,000 के घराने से शूज़ हो गए 50,000 के शूज़ हो गए। अगर आपने हॉकी खेलनी है, आपने स्टार्ट करनी है, तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए, जी ऐसा ही ऐसा ठीक ही है, इन द बिगिनिंग। जी ऐसा ही तो समझ रहा आप हूँ। एक नॉर्मल तबका जो कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो ताहिर भाई मुझे आप बताएं कि बच्चों को हम किस लॉजिस्टिक तरीके से उनके अंदर शौक डेवलप करेंगे? ये देखें ना, इसी चीज़ को हमने डिफाइन करना है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या करना चाहिए कि अगर एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स बन गई है हॉकी, तो हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि लोगों को लगे ये एक्सपेंसिव नहीं है। सो एटलीस्ट हम लॉजिस्टिक में उनको इक्विपमेंट की सूरत में स्कूल्स में, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सपोर्ट है। ये चीज़ें अगर हम दे सकें कि उनको हम हॉकी की तरफ लाएं, जी जी तो वो खुद ब खुद राग़ब हो जाएंगे। अगर हर किसी को यही पता चलेगा कि मैंने खुद से 20-30 हज़ार की हॉकी लेनी है और शूज़ लेने हैं 50,000 के, तो फिर मैं हॉकी खेल सकूंगा। वो कहेगा नहीं यार, वो एक फुटबॉल के साथ सारे खेल रहे हैं, मैं भी जाके शामिल हो जाऊं। वो कहेगा एक बैट बॉल के साथ सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी जाके शामिल हो जाता हूँ। हॉकी ठीक की है। तरफ कौन आएगा? सो हॉकी के कुदरती तौर के ऊपर ऐसे हैं मुहर्रकात कि जो मुश्किल हैं, आसान नहीं है बच्चों को या यंग जनरेशन को हॉकी की तरफ ताहिर भाई राग़िब मुझे करना। ये बताएं। मैं थोड़ी सी शाहनवाज भाई यहाँ अच्छा पे जी जी, थोड़ा बोले टाइम बोले लूँगा। बोले। जैसे मैंने प्लेयर्स पाथवे की बात की है ना, कि खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि वो अगर हॉकी खेलेगा या शुरू करेगा तो मुख्तलिफ अदवार में से या मराहल में से गुजर के वो कहाँ तक पहुँचेगा और उसको ज़िंदगी में क्या मिल सकता है। इसी तरह कोचेज़ का पाथवे भी होना चाहिए। हमें कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। कोचेज़ में अगर कोई भी बंदा कोचिंग की तरफ आता है तो उसको भी वहाँ आगे पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये डिफरेंट कोचिंग के जो लेवल हैं, मैं जब उनमें अपने आप को बेहतर बनाता हूँ या वो सारी एजुकेशन में हासिल करता हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और ये बात मैं रिलेट करूँगा जो आपने सैलरीज की बात की है कि अगर हमें क्योंकि किसी भी चाहिए कि खेल में सारे सबसे अदारों में जरूरी तो यही चीज है। कोचिंग एक्रेडिटेशन सिस्टम होना चाहिए और सारे अदारों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशंस, जहाँ पे भी कोचेस वो अपॉइंट करें किसी कंपटीशन के लिए, वो एक्रेडिटेटेड कोच होना चाहिए। लेवल 1 है, 2 है, 3 है, इसका 4 भी है, कोचिंग 5 है। कोर्स होता है हॉकी के जी जी अंदर, जो कोचिंग कोर्सेज कोर्स होते है, हैं, तो कहाँ कोर्सेज से होते हैं? पाकिस्तान में तो हमने कभी नहीं पाकिस्तान सुना। में नहीं, हमने करवाए हैं। आप हमने करवा रहे हैं यहाँ पे? एक वक्त था कि हमने कोई 110 के करीब लेवल 2 कोचेस तैयार कर लिए थे, वेरी गुड। लेकिन वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है, हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, इनिशिएटिव लेने में बड़े तेज हैं, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है या उसकी सस्टेनेबिलिटी है वो हमसे मैनेज नहीं होती। सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करें तो उसको कंसिस्टेंटली करते रहें। अच्छा जब ये वो तसलसल से होगा ना, फिर उसमें बेहतर रिजल्ट्स आने, अदरवाइज नहीं आने। ताहिर भाई
मुझे ये बताइए भी मेरे नॉलेज में इजाफा है कि कोचिंग कोर्स हम करवा रहे थे और बीच में रुक गए। जी ऐसा ही अब है। दुनिया क्या कर रही है, वो डे बाय डे उसको इम्प्रूव कर रही है कि हमारा कोचिंग का ये सर्कल है, हमने लेवल 1 करवाया, लेवल 2 करवाया, लेवल 3 की तरफ जा रहे हैं, लेवल 4 की तरफ जा रहे हैं, और हमने कोचिंग कोर्स ही बंद करवा दी। तो अब फिर मसला ये है, फिर हम ग्रास रूट लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, हम कोचेस को कैसे तैयार कर रहे हैं, हमारे ग्रास रूट लेवल पे हमारे प्लेयर्स चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब देखें, ये कोरोना के टाइम के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हुए। एशियन हॉकी फेडरेशन ने एक बड़ा ही वसी प्रोग्राम बना के, और मैं उस प्रोग्राम को साथ लीड कर रहा था, एजुकेशन, कोचिंग एजुकेशन, टेक्निकल ऑफिशियल्स एजुकेशन का प्रोग्राम था। हमारे हमसाया ममालिक ने मुझे लगता है कोई हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज करवाए होंगे ऑनलाइन अपने कोचेस के लिए। सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वालों ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठाया। अब फिर मैं ये कहूँगा कि मसला कहीं ना कहीं था। जी जी जी, वो हमारा मसला एक आइडेंटिफाई करें कि वो मसला था कहाँ, जहाँ जिसकी वजह से हम लोग जो है ना बाकी दुनिया से हॉकी में भी पीछे देखिए, रह गए। प्रोफेशनल पढ़े लिखे और अच्छे विजन और फिक्र की सोच वाले लोग आने चाहिए हॉकी फेडरेशन में, जिनको पता हो कि आजकल का जो कह लेंगे डिजिटलाइजेशन हो गई हुई है आजकल के दौर के हिसाब से, जो एक साइंटिफिक अप्रोच हम कहते हैं, आजकल का ये जो इंटरनेट कह लें, सोशल मीडिया कह लें, ये सारे जो गैजेट्स या टूल्स अवेलेबल हैं, इनका बेस्ट इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे प्लान करना है कि प्लेयर्स का पाथवे, कोचेस का पाथवे, कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, टेक्निकल ऑफिशियल्स एजुकेशन प्रोग्राम, इनको बेहतर तरीके से लेकर चलें। कंसिस्टेंसी जो है वो एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स लेकर आएगी। आप 2 से 4 साल एक प्रोग्राम को लेकर चलेंगे ना, तो फिर आपके पास ऐसे एक्सपर्ट पैदा हो जाएंगे जो कि क्वालिटी प्लेयर्स और क्वालिटी टेक्निकल ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर सकें। मेरा एक छोटा सा सवाल आप बीच में ऐड कर लीजिए, हम हॉकी में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया? ये देखिए, अभी लास्ट जो हमने वर्ल्ड कप जीता था वो 1994 में जीता था। उसके बाद से हम वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीते। उसके बाद हम कौन कौन से इवेंट जीते हैं 94 के बाद? 2010 में हमने एशियन गेम्स जीती हैं। 2010 लास्ट जो गोल्ड मेडल था वो एशियन रेहान गेम्स भट्ट वगैरह जिसमें टीम में जी, वज़ीशान अशरफ कैप्टन था, ज़ीशान अशरफ कैप्टन रेहान था। भट्ट वगैरह खेल रहे थे, जी। सलमान था, वो ग्रुप जो है जी। उन्होंने लास्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता है 2010 में। उसके बाद से हमने ना कभी एशिया लेवल के ऊपर, ना कभी वर्ल्ड लेवल पे, ना ओलंपिक लेवल पे कोई मेडल नहीं जीता। सो ये काफ़ी बड़ा गैप आ गया। वही लास्ट तो कह रहा हूँ, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल हमने 84 में जीता, ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल 92 में जीता। ओलंपिक्स में तो हमारी शिरकत ही नहीं है। अब पिछले 3 ओलंपिक्स ऐसे हो गए हैं, अगर हम रियो से देखें, रियो फिर टोक्यो फिर ये पेरिस, हमने पार्टिसिपेट ही नहीं तो किया। देखें कितने लम्हा फिक्रिया है, ये हमारी है नेशनल बिल्कुल। गेम है, हमारी आइडेंटिटी। आप लोग मतलब एक मैच खेलते थे, नेशनल गेम को नेशनल गेम की तरह ट्रीट करना जरूरी है। तो ज्यादा किनका तवज्जो किसी चाहिए। का देखें, तो एक ताहिर तो भाई एक यहाँ किसी पे ठीक देखें है, शाहनवाज भाई, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं जहाँ जहाँ पे नेग्लिजेंस फेडरेशन की तरफ से है। एक घर की इमारत अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर होंगी तो वो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो एक पायदार मकान जो है, मजबूत मकान, वो मुकम्मल पॉसिबल हो नहीं जाएगी? है, मैं पॉसिबल इत्तेफाक नहीं। करता हूँ। 2010 में हम आखिरी जो एशिया कप जीते हैं, 2010 में एशिया कप जीते हैं, एशियन गेम्स हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं उस वक्त। उसके बाद तो जाहिर है कोई अगला इवेंट भी हमने खेला होगा, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स भी टीम से निकले होंगे, उसके बाद हमें आइडिया भी हुआ होगा उस वक्त जो मैनेजमेंट थी जो थी कि यार हमारी टीम डिक्लाइन की तरफ जा रही है, हमें कोई सीरियस स्टेप लेने हैं। 2 चीज़ें क्यों नहीं लिया गया, कौन लोग थे वो? 2 चीज़ें देखें, ये कह लें कि डोमेन तो सारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है। जस अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए फंड्स, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब आप लोग खेलते थे तो तब भी तो फंड्स का इतना मसला ही रहता था, लेकिन आप लोग तो फिर भी सर्वाइव करते थे। तो आज क्यों ये फंड्स का हर जगह मसला बन गया? आज क्यों ये फंड्स का मसला? आजकल का जो जेनजी है ना, वो जेनजी जो है ना, वो पहले फाइनेंशियल एडवांटेजेस को देखते हैं, बेनिफिट्स को देखते हैं, फिर दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। जिंदगी जीना जितनी मुश्किल हो गई हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो लाजमो मलजूम हो गई हैं। मैं थोड़ा सा इसको वापस लेता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें जो है ना, एक तो हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है, और दूसरा कोचिंग एजुकेशन का हमारे पास फुकदान है। इन 2 शोबों को अगर हम एड्रेस करें तो फिर हम क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएं। पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाने के लिए हमें स्कूल कॉलेजेस की हॉकी को रिवाइव करना होगा। मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि स्कूल कंपटीशन के लिए हमें हॉकी 11 की बजाय हॉकी 5 स्टार्ट करनी चाहिए। ये एक शॉर्टर फॉर्मेट है, जैसे क्रिकेट में T20 और T10 आ गया हुआ है। हॉकी में
हॉकी 5 आ गई हुई है जिसमें 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं और वहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर नहीं होता, साइड बोर्ड्स लगे होते हैं, आप कंटिन्यूसली हॉकी खेलते हैं। वो हालांकि अभी ओमान में लास्ट हॉकी 5 का वर्ल्ड कप भी हुआ है। अच्छा। और आने वाले दिनों में भी ये हॉकी 5 का वर्ल्ड कप चलता रहना है। हाँ। तो मैं ये यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वजह से कि हमें स्कूल कंपटीशंस टीमें मैनेज करनी आसान है क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स थोड़े हैं, छोटी सी जगह पे खेल सकते हैं, 2 दिन में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। खेल सकते हैं। सो आप स्कूल में अगर हॉकी 5 का कंपटीशन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों तरफ शुरू करवा देते हैं, आप देखें अगर ये 3 से 4 साल कंपटीशन चल जाएगा ना तो इतने लातादाद प्लेयर आपके पास आ जाएंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने ज़्यादा हॉकी खेलने वाले हो गए। मैंने ना अभी पिछले दिनों की बात है, कोई 2 महीने पहले की बात है, फिजिकल गेम्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाई। ये यहाँ पे अलखिदमत फाउंडेशन है, वहाँ वो इंडोर के अंदर एक तरफ फिजिकल गेम्स हो रही थी, हॉकी वगैरह, फुटबॉल, वो हमने सारा वो गेम इंडोर के अंदर हमने करवाया। मैं तो आपको बताना ये चाह रहा हूँ ताहिर भाई कि मैंने बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर टैलेंट किस अंदाज से हॉकी को लेके जा रहे हैं। वो जिस तरह हम, हालांकि अब मतलब तकरीबन को 100 मीटर से भी कम जगह होगी, शायद बहुत कम जगह थी, वो इंडोर जो है बड़ा था, तो बच्चों के अंदर इतना शौक था हॉकी का। मैंने उनसे पर्सनली सारे बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार आप किस लेवल पे कह रहे हैं खेलें हॉकी? कह रहे हैं हम स्कूल लेवल में खेलते, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हैं, आगे हमें कोई जो है ना अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। देखिए, मैं जो पहले स्कूल कंपटीशन की बात की ना शाहनवाज भाई, आजकल का जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का और जेनजी का दौर है। हमें अपने जो कोचिंग फ़िलासफ़ी है, कोचिंग स्टाइल है, जो कोचिंग मेथडोलॉजी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम बच्चों को जब तक ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू इंगेज नहीं करेंगे कि वहाँ पे पज़ल गेम्स हॉकी की ऐसी इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो जो अपना टाइम उसके ऊपर लगाएं, और फिर जब वो ग्राउंड में आए तो हम उनको ऐसी इंटरटेन्ड किस्म की एक्सरसाइज ऑफर करें कि वो अपने आप को फील करें कि दे आर इंजॉइंग एक्चुअली बीइंग प्रैक्टिसिंग। और जब हम उनको ट्रेडिशनल किस्म का बोरिंग स्टफ देते हैं ना कि हॉकी रख के भागना शुरू कर दें और एक ही किस्म की टिपिकल एक्सरसाइज रोज़ ही करवाते हैं, वो फिर कुछ अर्से के बाद भाग जाते हैं। सो ये कोचिंग एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने कोचेस को जो है हमें अपडेट, उनका नॉलेज अपडेट करने की ज़रूरत है। आज का जो रिक्वायरमेंट है, आजकल के बच्चे की, जेनजी की जो हॉकी प्लेइंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से सिखाना कैसे है, वो पहले कोचेस को सिखाया जाए, फिर वो प्लेयर्स को सिखाएंगे, फिर पूल ऑफ प्लेयर्स भी तो डेवलप करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ आता है। अब जब हम कंपटीशन स्कूल में हॉकी 5 की बात कर रहा हूँ ना, बगैर रिवॉर्ड्स के कंपटीशन स्टार्ट करना फजूल होगा। हमें रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि अगर हम स्कूलों का कंपटीशन करवाते हैं, क्या जाता है अगर स्कूल हेड को या उस स्कूल का जो प्रिंसिपल्स हैं या जो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, अगर हम उस टीम के जीतने के ऊपर उनको एक उम्र की सआदत का पैकेज दे दें? क्या जाता है अगर जो बेस्ट प्लेयर हॉकी 5 में डिक्लेयर हो या बेस्ट गोलकीपर डिक्लेयर हो या टॉप स्कोरर डिक्लेयर हो, उसको उनके पेरेंट्स के साथ एक हफ्ते के पैकेज के ऊपर हम मलेशिया भेज दें, हम दुबई भेज दें या उनको उम्रे के लिए भेज दें? जब तक आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करेंगे, आपके पास अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होनी, आपके पास खेलने वाले नहीं आएंगे। आपने प्लेयर्स के साथ साथ जब तक उनकी फैमिलीज़ को और उनके जो स्कूल वाले हेड्स हैं या स्कूल में उनको पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, उनको इंटैक्ट नहीं किया, इंगेज नहीं किया स्पोर्ट्स के साथ, आपका इस नेशनल और कौमी खेल को आगे लेकर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी अशद ज़रूरत है, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब आगे जब इससे जाते हैं कि डेवलपमेंट, यूथ प्लेयर्स की डेवलपमेंट को आगे लेकर चलना है, तो फिर हमारे पास डेवलपमेंट या हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, यहाँ यूनिफॉर्मिटी आए। ताहिर भाई, पड़ोसी ममालिक की बात करें तो वो तो जो लीगें करवा रहे हैं, इसकी हॉकी की लीगें करवा रहे हैं, ये अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप, वो लीगें करवा रहे हैं। और अब देखें, सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स में आपने सबसे पहले सिक्योर करना होता है एज ए फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी खेल अगर हो रही है तो फाइनेंशियली अगर आप अच्छे पैसे दे रहे हैं तो जो खेलने वाले उनके अंदर भी प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो बढ़ेगा कि यार मुझे तो पैसा अच्छा मिल रहा है, उसका शौक भी बढ़ेगा, चीज़ें भी बढ़ेगी। लेकिन हम बजाय पैसा इन्वेस्ट करने के हम उल्टा पैसा खींच रहे हैं उनसे। देखिए, ये कोई भी स्टेक होल्डर हो, मतलब मुझे तो तकलीफ इस चीज़ की है कि हमारी गेम जब हॉकी का मैच होता था आप लोगों का इंडिया के साथ, तो ये साथ नहीं लगते थे।
मतलब इतने इतने वो बड़े बड़े टाइम मार्जिन से हम हरवाते थे। वो टाइम गुजर गया अरे शानवाज गुजर भाई, गया, अब प्रेजेंट लेकिन सर्कमस्टेंसेस में हमें देखना होगा। एज ए ओलंपियन आप मुझे ये बताएं, आप वर्ल्ड कप खेले मैं, अब इतनी हॉकी आपका बड़ा नाम है, मुझे बताएं आपको तकलीफ नहीं होती पर्सनली कि यार वो आज किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, ये आज उन्होंने बिल्कुल अपने होता है, प्लेयर्स को कितना सपोर्ट कर लिया है, अपनी बिल्कुल गेम होता को है। कितना सपोर्ट कर लिया, और हम कहाँ पे थी। सारे लोग पूछते हैं, हम चाहते हुए ना चाहते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हॉकी से लिंक हैं, हॉकी कम्युनिटी से लिंक आपकी हैं, आइडेंटिटी हॉकी हॉकी फैमिली। है। हमारी हॉकी आइडेंटिटी है, और दुनिया में अभी जो भी हमारी पहचान है या इज्जत शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी की वजह से मिली है। सो बेशक, इसलिए बिल्कुल इसी तरह। एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट दैट, और हमसे पूछते हैं लोग, और दुख होता है, ये जो आपकी बात है। और ज़्यादा दुख उस वक्त होता है कि हमने अभी तक वो सारे इकदाम नहीं किए जिनको करने से हम अपनी हॉकी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। हर दफ़ा बातें ही होती हैं, एक्शंस कुछ नहीं होते। ज़रूरत इस चीज़ की है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया जाए, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की जाए, फिर उसको लगातार बेसिस पे तसलसल के साथ लेकर चलना होगा। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपकी अप्रोच में किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, आप कभी भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब आप पहली सीढ़ी से जंप मार के 5वीं पे जाना चाहेंगे ना, तो उसमें बहुत खदशा है कि आप गिरेंगे और आपका मुंह, दांत, आंख चोट लग सकती चोट लग सकती। जब आप प्रोसेस के साथ एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे ना, हाँ, तो फिर आपके गिरने के चांसेस नहीं है। ये यकीन नहीं एक है कि प्रोसेस आप आप आखिरी सीढ़ी तक जरूर पहुंच जाएंगे, भले उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि आप वहां तक पहुंचेंगे। सो वो है प्रोसेस की कंटिन्यूटी, उस तसलसल को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। अच्छा ताहिर भाई, अभी आप रिसेंट पास में आप कोच थे पाकिस्तान हॉकी नेशनल हॉकी टीम जी के, जी जी। तो हॉकी आपने क्या नया करने की कोशिश की, या आपको क्या नया ना करने की जो है ना वो आपको रिस्ट्रिक्शंस आई, या प्लेयर्स के साथ जो आपका एटीट्यूड था, जो आप रिसेंट पास में जो कुछ जिस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपने अल्फाज में। देखिए मेनली तो उसमें ये है कि और आपके जब आप टीम की जब जब तक आप एज ए कोच रहे, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, मुझे ये बताएं हॉकी। अभी रिसेंट टाइम में देखें, जब मैंने 1.5 साल पहले टेक ओवर किया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से, वहाँ पे ही हमने ब्रॉन्ज मेडल के साथ फिनिश किया। अच्छा। फिर हम नेशन कप का फाइनल में आए, अच्छा। जो कि पिछले काफ़ी सालों में पहली दफ़ा, कभी चौथे होते थे, कभी 5वें होते थे नेशन कप में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लास्ट नेशन कप मलेशिया में हुआ जी था, जी जी। हम फाइनल में आए, फाइनल खेला, और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया। फिर हम 7 साल के बाद हमें मौका मिला प्रो लीग में शामिल होने का। ठीक है, एक प्रोसेस है कि जो टीम चैंपियन होती है नेशन कप में, उसका पहला राइट होता है, अगर वो ना करे तो फिर जो रनर अप टीम है वो पार्टिसिपेट करती है। उसी बेस के ऊपर हमें भी मौका मिला। सो ये सारे इंडिकेटर्स जो है वो अचीवमेंट्स थी पाकिस्तान की ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, मैं फिर कहूँगा ये कोई ग्रेजुअल बड़ा तीर नहीं हमने मारा, ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैंने अभी पहले प्रोसेस की कंटिन्यूटी की बात की, इसको लेकर चलने की ज़रूरत है। जब आप प्लेयर्स के वेलफेयर के ऊपर उनको एड्रेस करेंगे, जैसे हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जैसे हम प्रोफेशनल लीग की बात करते हैं, ये सारे वो एरियाज हैं जो प्लेयर्स के वेलफेयर को एड्रेस करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो प्लेयर्स अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा हॉकी खेलते हुए। फिर वो क्या करते हैं कि एक दफ़ा पाकिस्तान का लेबल लगा नहीं, वो कोशिश करते हैं बाहर के किसी मुल्क में उनको किसी लीग की ऑफर हो, वो वीज़ा लगवाएं, बाहर भाग जाएं, फिर वहाँ पे सेटलमेंट कर दें। सो उस तरह अगर हम देखें तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट एक प्लेयर को यूथ स्टेज से लेके नेशनल लेवल तक पहुंचाने में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, वो सारी ज़ाया होने का खदशा होता है। बिल्कुल अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को सही मानों में एट द हाईएस्ट टाइम जो है पीक के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि वो प्लेयर हमारे पास रहे। वो प्लेयर हमारे पास तभी रहेगा जब हम प्रोफेशनल लीग शुरू करेंगे और हर खिलाड़ी को कोई 40, 50, 60 लाख सालाना मिलना शुरू होगा। हम उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो खिलाड़ी फिर बाहर नहीं जाएंगे। जब वो अपने आप को माशी तौर पे सिक्योर फील करेगा, वो पाकिस्तान में रहेगा। तो हमारे वो ज़्यादा जी जान से खेलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा मतलब कितनी आसान तो नहीं मैं कहूँगा, कितनी सादा सी बातें हैं कि अगर हम इनको लेकर कर लें, आप 3-4 साल में देखेंगे जब एक डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान की हॉकी जो है उसमें कितने ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स आ जाते हैं, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाता है, और हमारी रैंकिंग हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि जब तक हम उसके अंदर पैसा नहीं लेके आएंगे तो हमारा तो जाहिर है ब्रेड एंड बटर ही वो होगा, तो कैसे मामला चलेंगे। आपके सवाल पे वापस आता हूँ, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जो दुनिया में पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से लोगों को बता रहे थे कि हमारी हॉकी वापस आ रही है। हम खुद भी फील कर रहे थे
कि हाँ रैंकिंग हम इम्प्रूव यहाँ हो पे गई। जश्न 18 मना में रहे से थे आप लोग जब ये पिछले दिनों अजलान शाह कप में जी गालिबन आप फाइनल में पहुंचे थे आप लोग 3-4 टूर्नामेंट बड़े हमने बड़े इवेंट्स में सेकंड थे थर्ड बिल्कुल सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फिनिश में आप किया। आ मैं रहे फिर थे ये कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा हमने वो मार्का नहीं कर दिया, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, बच्चों के पास हॉकी है, उस टैलेंट को सही मानों में पॉलिश और रिफाइन करने की ज़रूरत है और उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। फैसिलिटेशन फिर मैं कहूँगा प्लेयर्स वेलफेयर ही है। 3 काम अगर हम कर लें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों को ऑफर कर दें, यस प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें कि वो हमें स्पॉन्सर करे, यूथ प्लेयर्स जो है उनका डेवलपमेंट सेंटर और नेशनल टीम्स के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए, प्रोफेशनल लीग को हम शुरू कर लें, स्कूलों में नंबर ऑफ प्लेयर्स या पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने के लिए हम हॉकी 5 शुरू कर दें रिवार्ड सिस्टम के साथ कि पेरेंट्स भी इंगेज हो जाएं, स्कूल के जो टीचर्स हैं या स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इंगेज हो जाएं। तो ये तो बड़े देखिए ताहिर भाई मेरी बात सुने, एक मैं आप छोटी सी इसमें आपके साथ में चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बल्कि ऐड करना चाहूँगा, आप इसको बेहतर एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक टीम हमने 1.5 साल का आपने जिक्र किया कि 1.5 साल के अंदर हमारी ये अचीवमेंट्स हैं, वी आर कमिंग ऑन द ट्रैक। जी हम 13वीं-14वीं रैंकिंग पे आ गए 13वीं-14वीं रोज हर रैंकिंग में, मैच के ठीक है बाद ना? रैंकिंग चेंज होती है ना, कभी हम 13वें होते हैं, कभी 14वें होते हैं। 13वीं-14वीं रैंकिंग विच इज़ अ 18वें गुड से साइन फॉर अस कि जी जी हाँ एक राइट ट्रैक पे इम्प्रूवमेंट चल। की तरफ है। अच्छा अब क्या मसले हैं फिर जब एक गाड़ी एक राइट ट्रैक पे चढ़ती है तो एकदम ऐसा कुछ होता है कि पूरी गाड़ी जो है वो पटरी जो है नीचे उतर जाती है। अब प्लेयर्स का हमने देखा कि उनको वो हर दफ़ा शोर मचाते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास टिकटों के पैसे नहीं है, हमारे पास होटलिंग नहीं है, हम प्रो लीग का हॉकी जो है वो किस तरीके से खेलेंगे, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन कि ये आखिर क्या हो क्या जाता है, ये क्या प्री प्लान होता है कि यार हमने प्लान किया कि यार एक बंदे के साथ हम काम कर रहे हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम, अब इसको डिस्ट्रॉय करें अगली तरफ चले, तो ये बेसिकली वजह बनती क्या है? देखें हर एक के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और खिलाड़ियों के भी अपनी जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ जायज़ हैं, कुछ नहीं जायज़। हमारा दौर था, मैं फिर बार बार कहता हूँ ये लड़के इस बात से चिढ़ते भी हैं कि जी हर जगह अपने दौर की बात सुनाना नहीं शुरू और कर ये देते हैं। जेन्युइन है, ये हकीकत है। लेकिन मैं ये यहाँ पे अपने दौर की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये होता था कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, कोई ओलंपिक जीतेंगे, एशियन गेम्स जीतेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगी डिपार्टमेंट में, पैसे भी मिल जाएंगे और प्लॉट भी मिल सकते हैं, और इसी तरह ही हमें मिले हैं। जो वर्ल्ड कप जीता तो तब प्रमोशंस भी मिली, प्लॉट भी मिले, पैसे भी मिले, ये रिवॉर्ड सिस्टम था। मैं कहता हूँ अब दौर बदल रहा है, रिवॉर्ड सिस्टम की एक पॉलिसी होनी चाहिए, खिलाड़ियों को पहले से पता होना चाहिए कि हम ये जीतेंगे, ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आजकल हर एक की नज़र इसी तरह ही होती है। सो हमें वक्त के साथ साथ जैसे ज़िंदगी जीने के जो मुहर्रकात बदले हैं उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, एडवांसमेंट आई है, यहाँ पे भी आई है। हमें चाहिए कि अपने जो प्लान्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इतना लुक्रेटिव बनाएं कि जो उस प्रोजेक्ट में उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, जैसे खिलाड़ी जो खेलने वाले लोग हैं, उनको लगे कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने के बाद हमें अपनी ज़िंदगी में आसाइशें पैदा की जा सकती हैं, माशी तौर पे स्ट्रांग हो सकते हैं, फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो ये अपने ज़हन को बदलने की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी एक बड़ी कंपनी को ले लें, OGDCL को ले लें, मुश्किल है कोई सेंटर बना दे, पैसों कोई की मसला ही नहीं है। FW को ले लें, 20-25 लड़कों का आपने कॉन्ट्रैक्ट देना है, 20-25 मनशा को कह दें, मलक रियाज को कह दें, अफरीदी को कह दें, या हायर वाले को किसी को कह दें, ये मोबाइल लिंक को या वो देखिए बाकी भी तो स्पॉन्सर्स कर ही रहे हैं। देखिए कितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप उनको इंगेज करें कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको आप ऑफर करेंगे, यार इन प्रोजेक्ट्स को आप टेक ओवर करें या इनको लुक आफ्टर करें, और आपको फिर इस तरह माइलेज मिलेगी, उनको पॉजिटिव साइड भी दिखाई जाए कि हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने से उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको हम इज्जत दें, उनको सर आंखों पे बिठाएं। देखें अब ये कंपनीज है ना, ये अच्छी बात है कि अब देखिए अरशद नदीम हमारे माशाल्लाह ओलंपियन हुए हैं अभी रिसेंट पास में, आपको याद होगा, तो मतलब हर जितनी भी बड़ी कंपनीज है सब ने स्पॉन्सर किया, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलती है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये भी दिल करता है कि जो हमारी बाकी गेम्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, या जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, इनको जो बाकी गेम्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन बात मेरी फिर उधर ही है कि एकदम अच्छा खासा चल रहा होता है सारा कुछ, तो ताहिर भाई ये क्या हो जाता है कि हमारे पास टिकट्स के पैसे नहीं है, हमारे पास होल्डिंग के पैसे नहीं है, जो है ना खोल देता हूं मैं पूरी वो चीज़ को ना थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि क्या मसाइल क्या है बेसिकली। आपकी बात को थोड़ा खोल देता हूँ। नॉन स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो हॉकी की सियासत में हिस्सा लेते हैं,
वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो है इस किस्म के जो ओछे हथकंडे मैं कहूँगा या नेगेटिव जो अप्रोच है उसके साथ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। प्लेयर्स इस्तेमाल हुए हैं? हो जाते हैं कोई अच्छा, बड़ी बात ये अभी नहीं है। रिसेंट पास हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है कुछ डॉट्स ऐसे हैं अगर हम कनेक्ट करें तो ये ऐसे शवाहद भी मिलते हैं। लेकिन फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि अभी प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड प्लेयर कप के ऊपर क्वालिफायर पाबंदी भी खेल रहे लगी रिसेंटली, जैसे वो सेटअप चेंज हुआ पाबंदी उठ गई। और बस इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा लाइन अप करना होगा, अलाइन करनी होंगी चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना क्रिकेट होगा। बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताहिर भाई जो कोई प्लेयर है, डोमेस्टिक का प्लेयर है, वो बात नहीं कर सकता जी किसी वही पे। मैं कह रहा हूँ ना कि हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि ऑफिशियल्स के लिए भी, कि अपनी बाउंड्रीज का हमें पता हो, कहाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते और कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। जब इन सब चीज़ों को हम डिसिप्लिन में ले आएंगे तो मुझे लगता है कि फिर खिलाड़ी भी ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे लोग भी शायद बाज आ जाएंगे। देखिए, आप ज़ातियात के ऊपर लोगों को क्रिटिसाइज ना करें, आपको बनता नहीं है। आप कमी क्या है इंस्टीट्यूशंस में, कौन से काम ठीक नहीं हो रहे और क्यों ठीक नहीं हो रहे, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। ना कि आप किसी एक शख्स को लेके उसके ऊपर सारी की सारी कहें कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसने ये कर दिया, वो उसका जो काम था वो काम उसने ठीक किया या नहीं किया, क्या उसमें गलत किया, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। मुझे लगता है हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर शायद हम कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारा कौमी खेल जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाए। रिसेंट जो अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो एक एक चीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ को बताया कि चैलेंजेस हैं, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। अब जिस तरह चीज़ बातें हो रही थी कि $50,000 मांग रहे थे, $70,000 मांग रहे थे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। और मुझे ये भी पता है कि हॉकी फेडरेशन ने जो पैसे थे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दे दिए थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको देने थे, इन्होंने फिर आगे पे करना इन्होंने था। आगे करने थे जी जी, ऐसे ही इस तरह के लेकिन वो जब लेट हो जाते हैं ना मामले, ये हमारे प्रोसेस जो सरकारी दफ्तरों के जो काम है ना, इसके प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है। दूसरी दुनिया के लोग नहीं मानते, वो कहते हैं ये डेडलाइन है, यहाँ पे काम होना चाहिए। हमें आपके मुल्क में कैसे प्रोसेस चलता है उससे गर्ज नहीं है, हमें ये सारी दुनिया के लिए, सब टीमों के लिए एक ही कानून है, एक ही कायदा है, तो आपके लिए भी वही है। सो हमें चाहिए कि हम अपने सिस्टम में, अपने प्रोसेस में कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आएँ कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर सकें और हमारी जगह सही ना हो, तो मुल्क का वकार मजरू ना हो कम अज कम। ताहिर भाई, तो ये प्लेयर क्यों इतने फेडअप हुए, कितने फ्रस्ट्रेटेड हुए कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद, जाहिर है कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो है ना हॉकी फेडरेशन के साथ, उनकी मर्जी के बगैर तो वो कोई बात नहीं कर सकते, तो वो क्यों? ऐसा है नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इनका? नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना उसको बेहतर बनाने की जरूरत है कोड ऑफ कंडक्ट। अब हम क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे हैं जी, टीम गई हुई है अच्छा क्वालिफाइंग राउंड खेलने इजिप्ट इस्माइलिया जी और मेरे हिसाब से इंशाल्लाह डेफिनेटली उनको क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम में हमने ये जो प्रो लीग के मैचेस खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस आ गया इन लड़कों के पास कि ये एक आसान हदफ होना चाहिए क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए। ताहिर भाई, 1.5 साल में आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया? आपको लगा कि हम आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में हमारा जो एक म्यार था हॉकी का, हमारी जो आइडेंटिटी थी पूरी दुनिया में हॉकी की, तो आपको लगा कि यार आने वाले 2-4 साल 5 साल में हम अगर उस ट्रैक पे ना जाएं तो कम से कम एक सीढ़ी नीचे होंगे? कुछ इस तरह के साइंस आपको मिले? जी हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा जो तसलसल है, कंसिस्टेंसी है हमारी अप्रोच में किसी भी प्लान को, प्रोजेक्ट को लेकर चलने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेशंस में हमें अभी भी प्रोफेशनल स्टाफ, प्रोफेशनल्स डिफरेंट, जैसे गोल कीपिंग ट्रेनर्स की मैंने कई दफ़ा बात की है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर्स की बात करते हैं हम, इसी तरह एनालिटिकल साइड पे भी कोचेस होते हैं। दुनिया में ये सारी जो दूसरी हाई परफॉर्मेंस टीमें हैं ना, उनके पास ये स्टाफ में लोग मौजूद होते हैं। हम बस 2-3 बंदे ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो कुछ हो जाता है, जो नहीं होता वो नहीं होता। सो हमें भी प्रोफेशनली इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अपने आप को फुली इक्विप्ड करें स्टाफ के हवाले से भी। देखिए, 3 चीज़ें पाकिस्तान हॉकी के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, और हो सकता है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये मैं अपनी आवाज़ जो है वो ग्रास रूट लेवल तक कोचेस को, ऑर्गेनाइजर्स को पहुंचा सकूं। सबसे पहले आजकल की जो हॉकी है, जब से ये 4 क्वार्टर वाली गेम हो गई है, इसमें जो फिजिकल फिटनेस का एलिमेंट है वो बहुत ही वाइटल और डिमांडिंग हो गया है। अच्छा। और जब मैं फिजिकल फिटनेस की बात करता हूँ, उस फिजिकल फिटनेस की जो हाईलाइट है ना, वो आपकी एक्सप्लोजिवनेस और रिएक्शन टाइम है। जब तक आप उनके ऊपर काम नहीं करेंगे,
आप दूसरी टीमों से मीटअप नहीं कर सकते ऊपर लेवल पर आके। तीसरी बात आ जाती है हमारी, वो है हमारा गेम इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना। जो प्लेयर्स की इंडिविजुअल टैक्टिकल स्किल्स हैं उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। टेक्निकल स्किल्स तो खैर टाइम के साथ साथ ठीक हो ही जाती हैं, हमें पता ही है हिट कैसे मारनी है, पुश कैसे मारनी है, उनको आप रिफाइन करते रहते हैं। लेकिन टेक्टिकल स्किल्स जो हैं इंडिविजुअल, जिनका इस्तेमाल गेम के दौरान गेम इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करता है, उनको बेहतर तरीके से सिखाना बहुत ज़रूरी है। और पेनल्टी कॉर्नर के शोबे को जब हम दोबारा देखते हैं तो पेनल्टी कॉर्नर की डिफेंस और गोल कीपिंग, ये दोनों ही काम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि ये डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं किसी भी मैच के रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में। सो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ भी ताहिर भाई मुझे बताएं कि हम पिछली जो जो मतलब पाकिस्तान तो एक वेल नॉन हॉकी नेशन है ना, इससे पहले अब ऐसे ममालिक जो हॉकी में थे भी नहीं, आज वो पीछे से आए हैं और हमसे आगे निकल गए हैं। कंसिस्टेंसी, तसलसल, वो उन्होंने भी तो लगातार कुछ किया मेहनत कर होगा। रहे हैं। देखिए वो कछुए की चाल पे चले हुए हैं, हाँ, हमें पता भी नहीं है, काफ़ी सालों से वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं, और फिर एकदम से हमें लगता है ओ यार ये तो हमसे आगे निकल गए, यही तो मैं देख क्योंकि रहा वो हूँ। कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये अप्रोच नहीं है। मैं फिर दोबारा कहूँगा, क्या है कि जी कल एशिया कप आने वाला है, महीना पहले कैंप लगा दो। हाँ, ओ यार एशिया कप हर 4 साल बाद आता है या 2 साल बाद आता है, एशिया एशियन कप 2 चैंपियंस साल ट्रॉफी बाद। आती हैं, तो आप पूरे 2 साल उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाते कि पूरे 2 साल थोड़ी थोड़ी करके हम तैयारी करते रहें, ताकि आखिर पे जब जाएं तो हमें पता हो, हम साइकोलॉजिकली प्लेयर्स और कोचेस अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें कि हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, ना गए कि महीने के लिए कैंप लगा के आप जाएं फिर कहेंगे पता नहीं क्या बनेगा, दुआएं करते हैं। हर स्पोर्ट्स में सो सारा यही अपने हाल है। सिस्टम को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अब मैं स्कूल में काफ़ी स्कूल अगर विजिट करता हूँ तो मुझे हॉकी खेलते हुए बच्चे नज़र आते हैं और तगड़ी हॉकी खेलते हुए नज़र आते हैं। मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का मैं विजिट करता हूँ, मुझे वहाँ पर हॉकी खेलते हुए नज़र आते हैं लड़के। दिसंबर जनवरी में वो बड़ी ठीक ठाक हॉकी खेल रहे होते हैं, गर्मियों में हॉकी खेल रहे होते हैं। तो वाह, जब हमें यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हमें बच्चे हॉकी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छी हॉकी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर वो नेशनल टीम की तरफ से क्यों नहीं खेल सकते? नेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो उनको फैसिलिटेट क्यों नहीं करता? यही तो एक बेसिक आपका ग्रास रूट लेवल है। इसका एक मोटा सा जवाब जो है ना वो यही है कि ये जो बच्चे हॉकी खेलते नज़र आते हैं ना, ये टॉप लेवल की हॉकी खेलें, ये क्वालिटी प्लेयर्स बन जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि इनके कोचेस को एजुकेट किया जाए। कोचेस को एजुकेट करना ज़रूरी है। एक आम और बड़ी मशहूर और कोचेस को भी आप कुछ देंगे तो कोचेस को उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो उन्होंने कहा था ਤੁਹਾਡਾ 30,000 40,000 रुपए महीना ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मैं मजदूरी कर लेना, कोचिंग नहीं मेरे को। मैंने इसलिए कहा कि प्लेयर्स पाथवे और कोचेस पाथवे पता होना चाहिए। मैं लेवल 1 हूँ तो कहाँ कहाँ कोचिंग कर सकता हूँ और मेरी सैलरी कितनी हो सकती है। लेवल ही खत्म कर देते नहीं, लेवल 4 नहीं, ये फिर कंसिस्टेंसी लानी होगी, ये अपनी अप्रोच में ठहराव हमें लाना होगा। 1.5 साल आप कोच रहे हैं ताहिर भाई, तो आपने ये सारे मशवरे हॉकी फेडरेशन को नहीं देता रहा, गायब बगाए, आपने उनके ऊपर काम नहीं किया। जब मैं नहीं भी था कोच उस वक्त भी कहता रहा हूँ कि यही तरीका है आगे बढ़ने का, और अपनी तबीयत में, अपनी सोच में हमें ठहराव लाना होगा और फिक्र लानी होगी, फिर ये काम होंगे। अगर हम हर दफ़ा जब मुझे कोई पोजीशन मिलती है और सबसे पहला टारगेट मेरे ज़ाती मफाद पूरे करना ही है और अपने दोस्तों को oblige करना ही मेरा टारगेट है, तो फिर हॉकी को प्रायोरिटी नहीं बनाते हम, तो हम कभी भी हॉकी ठीक नहीं करेंगे। बड़े सबसे पहले हमें हॉकी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाना होगा, फिर हॉकी ठीक हो जाएगी। आप इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, इतने बड़े, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि जो भी हमारा ओलंपियन आता है, लेजेंडरी आता है, मतलब 20 प्लेयरों से मैं मिला हूँ, लेकिन वो एक दूसरे की पोजीशंस पे खुश नहीं होते हैं कि अगर एक बंदा किसी पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो कहता है मैं क्यों नहीं लगा। उसके लिए हमें जादू टोना करना होगा, सबके ऊपर की इनकी सोच है। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। मैंने बहुत सारे ओलंपियंस को, बहुत सारे हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अगर एक बंदा एक पोस्ट पे बैठा हुआ है तो बजाय इसके कि एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए बड़ा प्लेयर मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो कैसे फिर हमारी हॉकी ठीक होगी जब हमारे अंदर ही इत्तेफाक नहीं है? वो यार क्यों लगा है? इस सोच को बदलना होगा। नहीं तो क्या, कोई तो कुछ तो होगा ना, क्या करना होगा? मुल्क और कौम को तरजीह बनाना होगा, हॉकी को तरजीह बनाना होगा, इस सोच को बदलना होगा। इस सोच को हमने बदलना कैसे है कि मैं क्या करूं कि मैं आपसे बेहतर हो जाऊं, ये सोचना चाहिए, ना कि आप बेहतर एक किसी काम दा काम नहीं करने, मेनू लाओ मैं तानू करके देना, वो करते हैं तो उससे भी ज्यादा खराब होता है। बस ये एक प्रॉब्लम है और अब मुझे लगता है बहुत हो गया। ये मेरे लिए भी और मेरे बाकी साथियों के लिए भी सोचने का मकाम है कि इस रविश को हम छोड़ दें,
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ और सोचें। हॉकी की बेहतरी पहले के लिए हॉकी को सोचें। अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं, मुल्क और कौम को अव्वलीन तरजीह बनाएं, और उसके बाद फिर अपने आप को आप लेकर लोगों की आएं। कोशिश ये भी तो होनी चाहिए, इतने बड़े आप प्लेयर हैं, कुछ स्पॉन्सर्स भी ढूंढ के दें फेडरेशन को, हॉकी को, ताकि हमारी इन मसलों से तो जान छूटे। साढ़े को टिकट दे पैसे है नहीं, साढ़े को रहन दे पैसे है नहीं, वो साड़ी हॉकी डिस्ट्रॉय कर रही है ऐसी प्रोफेशनल खेलना है, वो ਅਸੀਂ इनू जनाब है नहीं नेशनल ला लेवल लेने खेलना ना है। को शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ही कॉर्पोरेट सेक्टर को दरखास्त करता हूँ कि यार हॉकी में इन्वेस्ट करें। अपना पैसा जो आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड पैसा है, जो स्पोर्ट्स पे लगाने से टैक्स एग्जेम्प्टेड हो सकता है, वो खुदारा अपने कौमी खेल पर लगाएं, क्योंकि कौमी खेल हॉकी ने दुनिया में आपकी एक बड़ी मुस्बत तस्वीर पेश की है। हाँ। और इस मुस्बत तस्वीर को उजागर करने के लिए, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसको एक कौमी खेल की तरह ट्रीट किया जाए, और उसके लिए हमें फंड्स गवर्नमेंट चाहिए। का भी आपको बहुत हाँ, सपोर्ट मैं फिर चाहिए। यहाँ कहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं कि जो कंपनीज़ हैं, कोई भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, मल्टी मिलियंस कंपनी है, बिलियंस कंपनी है, उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं कि वो उन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन खुद करें, देखिए पैसे ना दें। क्रिकेट वो बोर्ड अगर खुद पैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड, तो हॉकी क्यों नहीं कर क्रिकेट के सकता? डायनामिक्स डिफरेंट हैं, एक डायनामिक डिफरेंस प्रोफेशनल है। गेम देखें, है। अब देखें, अब पिछले दिनों भी जब ये मसला हुआ, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो हॉकी प्लेयर्स थे उनको भी इनामात दिए, पैसे दी, फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट भी की है। तो हॉकी को हॉकी भी नाल यतीमां वाला सब मैं सलूक वही तो करदे कह तो की नहीं करदे हॉकी ਅਸੀਂ ਤਾਂ क्यों ਕਹਿ ਕਹਿ यतीम ਕੇ हो ਵੀ गई? ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ, ਥੱਕ ਗਏ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, और शर्म ही आने लग पई है, दुख भी ਹੁੰਦਾ। लेकिन मैं फिर कहूँगा, दुनिया में जो मुस्बत तस्वीर पाकिस्तान की तस्वीर कशी की गई है, वो पाकिस्तान की हॉकी ने की है, और हमें चाहिए कि इस मुस्बत तस्वीर कशी को और बड़ा करने के लिए इसके ऊपर काम करें, और पाकिस्तान हॉकी को दोबारा वहाँ लेकर आएँ जहाँ हर पाकिस्तानी उसे देखना चाहता है। और ये एक कलेक्टिव एफर्ट हो सकती है, कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं हो सकती, सबको मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, पाकिस्तान हॉकी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाकर। बहुत शुक्रिया Thank you ताहिर very भाई, much. आपके वक़्त का आपने बहुत कीमती शुक्रिया वक़्त आपका। निकाला। नाज़रीन, ताहिर ज़मान कमाल के प्लेयर, और उनकी बातें सुनी। हॉकी की जब बात होती है तो मेरा अपना इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, मसाइल इतने ज़्यादा हैं। जितने टाइम का मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर मेरे पास थोड़ा खुला टाइम हो और मैं करना चाहूँ, और हमारे जो गेस्ट हैं वो बैठना चाहें, तो कम से कम मैं 3-4 घंटे आराम से इसके ऊपर पॉडकास्ट कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी, प्राउड टू बी एज ए पाकिस्तानी, कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, और हमारी पूरी दुनिया में आइडेंटिटी पहले हॉकी थी। कि हॉकी का एक प्लेयर अगर एक मैच खेलता था तो पूरी दुनिया को पता होता था कि ये पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर है, तो ये हॉकी की रिस्पेक्ट थी। ये पाकिस्तान ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी, क्या कौन कौन सा मेडल जो है वो हॉकी ने अपने नाम नहीं किया। लेकिन आज बदकिस्मती से जिस डिक्लाइन का शिकार है, तो पर्सनली मुझे बहुत फील होता है, और मेरा दिल करता है, और मैं दिल से बात करता हूँ हॉकी के ऊपर, कि खुदारा जो बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर में है, जो बाकी इधर उधर स्पॉन्सर्स करते हैं, क्रिकेट की तरफ, हॉकी की तरफ जो है, क्रिकेट की तरफ तो तवज्जो देते ही हैं, हॉकी की तरफ जो है वो थोड़ा सा फोकस करें, तवज्जो दें, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनके माली हालात भी बेहतर हों, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी मिले, और ये मसले मसाइल ख़त्म हो कि आज टिकट के पैसे नहीं हैं, आज होटल के पैसे नहीं हैं, तो इससे हमारी जो जगहंसाई होती है पूरी दुनिया में, वो ना हो। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।